विंसेंट की आंखें चौड़ी हो गईं। चांद की आंख की निगाह में किताब शेल्फ से उठते ही आग की लपटों में घिर गई और उसकी रोशनी सूरज की रोशनी जितनी चकाचौंध कर देने वाली थी और उसकी चमक ने पूरी दुकान को रोशन कर दिया। लिन मुस्कुराया, मानो एक चमकदार आग हो जिसकी जीभें आसपास की शक्ति और उभरती हुई शक्ति को दर्शा रही हो। उसकी आंखें चमक उठी। आश्चर्य से विंसेंट का मुंह खोला का खुला रह गया और उसे दिव्य सार का एहसास हुआ। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जम गया। विशाल आग के गोले को देखकर विंसेंट को एक जाना पहचाना एहसास हुआ। विंसेंट ने टोकन देखा और उसे एहसास हुआ कि चांद की आंख से कोई गलती नहीं हो सकती और किताब के अंदर की शक्ति और उसकी शक्ति का स्रोत एक ही है। स्मृति में विंसेंट खिड़की के पास बैठा था। अपनी दैनिक प्रार्थनाओं और ध्यान के दौरान उनकी आत्मा मंदिर के साथ प्रतिध्वनित होती थी और मन चांद के अलौकिक क्षेत्र में डूब जाता था। पादरी बीमारों और घायलों के बिस्तरों के पास बैठे थे। वे जीवित मृतकों से लड़ रहे थे। चमत्कारी शक्ति हमेशा जरूरत के समय प्रकट होती थी और हर नौसिखिया इसे महसूस करता था और इसे अपने शरीर में संजोए रखता था। जलती हुई किताब को देखकर विंसेंट को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति कहीं ज्यादा तीव्र थी और उसके पीछे जो था वह और भी ज्यादा शक्तिशाली था। मानो चंद्रमा की दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा एक जगह इकट्ठा होकर एक ही बार में प्रज्वलित हो गया हो। अपनी छाती पर हाथ रखते हुए विंसेंट को डर लगा और उसने सोचा कि एक ही मूल का यह भ्रम झूठा है। गेंद में ऊर्जा की धाराएं घूम रही थी। पादरी को एहसास हुआ कि वास्तव में एक शक्ति से दूसरी शक्ति प्रवाहित होती है और वह सोचने लगा कि इसके बाद क्या होता है। विंसेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और निश्चय किया कि वह अब इसके बारे में और नहीं सोच सकता। उसने नीचे देखा और अपना ध्यान भटकाना चाहा ताकि उसका दिमाग फट ना जाए। उसके चारों ओर का संसार अंधकार में डूब गया। अचानक विंसेंट की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका प्रतीक चमकने लगा। विंसेंट ने मान लिया कि यह पुस्तक में मौजूद दिव्य सार का प्रतिसाद है। विंसेंट ने अपने प्रतीक की ओर देखा। उसमें से आग की एक लहर फूटी। वह किताबों की दुकान की छत की ओर तेजी से बढ़ी। अपनी कमीज को दांतों से पकड़ते हुए पादरी को आश्चर्य हुआ कि यह अवशेष उसके ध्यान के दौरान जितनी चमक रही थी उससे कहीं ज्यादा क्यों चमक रहा था। और उसने सोचा कि वह अपने पूरे जीवन में कभी इस स्तर के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। आग की लपटों ने कलाकृति को घेर लिया और धीरे धीरे काउंटर से नीचे सरकने गई। ऊर्जा की लहरें विंसेंट के पैरों तक पहुंच गईं। जल्द ही लपटों ने उसे घेर लिया। विंसेंट ने अपने दांत भींच लिए और महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ बह रहा है, मानो प्रतीक पुस्तक से ऊर्जा उन तक पहुंचा रहा हो। उनका हाथ कांप उठा और उन्हें एहसास हुआ कि वह उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकते जो उन्हें बिना किसी रुकावट के भर रही थी। मानो पानी के नीचे गोता लगाते हुए विंसेंट ने अपने शरीर को गर्म होते, तनाव और बेचैनी को घुलते हुए महसूस किया और वह सोचने लगा कि आखिरी बार उसने ऐसा कब महसूस किया था। विंसेंट ने अपनी बाहें फैला दी और उसे लगा जैसे वह घर पर हो। लेकिन ये शक्ति और चंद्रमा की शक्ति बहुत अलग थी। पादरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी तुलना समुद्र में बहती नदी से की। अचानक विंसेंट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई और उसने अनुमान लगाया कि यह कोई देवता है। अचानक उसे एक रक्त लाल ऊर्जा ने निगल लिया। उसने डर के मारे अपना मुंह खोला। उसके बगल में मौजूद अंधेरे ने मुस्कुराकर पूछा कि उसके भरोसे का हकदार कौन है। विशाल मुंह ने चांद को निगल लिया। विंसेंट समझ गया कि किताबों की दुकान का मालिक क्या कह रहा है और उसे एहसास हुआ कि हर चीज के बारे में उसकी पिछली समझ बहुत सही थी। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और सोचा कि लिंगिया दरअसल पूछ रहा था कि जब उसके सारे पुराने विश्वास ध्वस्त हो जाएंगे तो वह किस पर विश्वास करना चुनेगा। उसके सामने सिर्फ खालीपन था। विंसेंट को आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसकी ईर्ष्या निंदा की सजा है और उसने चांद से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और रोशनी पर पर्दा पड़ गया। रसातल में गिरते हुए विंसेंट को एहसास हुआ कि किताब पर शासन करने वाला स्रोत वही है जहां से चांद अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अंधेरा फट गया। अजनबी लड़की ने विंसेंट को उसमें से बाहर खींचा। उसने सदमे में अपना मुंह खोला। लड़की का चेहरा धुंधला गया था। लिन मुस्कुराया और किताब की पंक्तियां उद्धृत की। वह महिला अपनी विंसेंट का हाथ थामे प्रकाश की ओर उड़ी। उनके सामने एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जो उनकी पढ़ी हुई सभी पुस्तकों का रूप ले चुका था और जिसकी रोशनी ने उन्हें जीवन और आत्मा का मार्ग दिखाया। विंसेंट एक किताबों की दुकान के बीच में घुटनों के बल बैठा हुआ उठा। लिन ने उसे एक किताब दी और समझाया कि एक अंधा व्यक्ति अपने मन से देख सकता है और पढ़ना मन की शांति और स्पष्टता बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है।
लिन ने नीचे देखा और कहा कि किताबें मानव प्रगति की सीढ़ी हैं, शिक्षा प्राप्त करने और मानसिक पीड़ा को शांत करने का एक तरीका है। लिन ने पुस्तक अतिथि के कंधे पर रख दी। लिन ने पुस्तक पकड़े हुए महिला का परिचय कराया और याद दिलाया कि यह एक महान लेखिका की आत्मकथा है जो जन्म से ही बाहरी और अंधी थी, और यह कृति स्वयं इस बात की कहानी कहती है कि कैसे वह धीरे धीरे जीवन में आशा और अर्थ खोजती है। पुस्तक से सफेद धुआं निकल रहा था और लिन ने निश्चय किया कि एक अंधे व्यक्ति के लिए इससे बेहतर पुस्तक खोजना असंभव है। अपने होठों के कोनों को नीचे करते हुए लिन ने कहा कि उनके मुवक्किल को केवल खुद पर विश्वास करना चाहिए और उसे किताब पढ़ने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए कहा। किताब की रोशनी ने विंसेंट के चेहरे को रोशन कर दिया। उसने कहा कि उसे खुद को खोजने, अंधेरे और अकेलेपन से बाहर निकलने और अपने दिल से प्रकाश और सत्य को देखने की जरूरत है। विंसेंट ने चुपचाप किताब को देखा। उसने उसे उठा लिया। उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला जब उसने देखा कि कवर पर सूर्य की पवित्र पुस्तक शिलालेख प्राचीन नक्काशीदार कीलाक्षर जैसा लग रहा था। इसे छूने पर विंसेंट को एहसास हुआ कि उन्होंने पहले कभी ऐसी लिखावट नहीं देखी थी, और उन्होंने महसूस किया कि शिलालेख का अर्थ उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से उभर रहा है। उनके ऊपर लाल ऊर्जा घूम रही थी। विंसेंट को एहसास हुआ कि चंद्रमा के प्रकाश का स्रोत सूर्य है, और उसने माना कि वह इन शास्त्रों से इसकी शक्ति प्राप्त कर सकता है। कैंडेला ने वेदी के सामने अपनी तलवार उठाई। किसी ने कभी सूर्य की पूजा नहीं की थी, क्योंकि पहले युग में प्रकाश और अग्नि उसके साथ ही लुप्त हो गए थे, और अज्जीर सूर्य के बिना दूसरे युग में प्रवेश कर गया। काली पट्टी पानी में गिरती रही तीसरे युग के सूर्यास्त तक। जब एक ऊंची कोहरे की दीवार खड़ी कर दी गई तो किसी ने सूर्य का जिक्र तक नहीं किया। विंसेंट ने किताब को अपनी छाती से लगा लिया। उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो सूर्य की ओर जाती थी। पुजारी को आश्चर्य हुआ कि अगर यह कोई वास्तविक देवता है तो फिर चंद्रमा कौन है। संत रोलैंड के मठ में लोग एक बेंच पर बैठे रहते। चंद्रमा ही एकमात्र मूल देवता है जो आज तक जीवित है। उसने पतित देवताओं को भी स्वप्न लोक में रखा था। उस व्यक्ति ने उंगलियां चटकाई और बताया कि कैसे दूसरे युग की शुरुआत में सूर्य अस्त हो गया, जिससे अंधकार युग की शुरुआत और दैत्यों का नाश हुआ। पर खड़े होकर शिक्षक ने कहा कि यह इतिहास का वह काल था जिसे वे शुद्ध मिथकों का काल कहते थे। श्रोताओं में बहुत से लोग थे, और उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उनके चर्च की स्थापना तीसरे युग की शुरुआत में पहले प्रमुख द्वारा की गई थी, जो बचपन से ही मानते थे कि चंद्रमा ही एकमात्र देवता है जो इस दुनिया को प्रकाशित करता है और सभी लोगों को आशा देता है। छोटे विंसेंट ने यह सब एक नोटबुक में लिख लिया और बाद में जीवन भर ऐसा ही सोचता रहा। विंसेंट ने चंद्रमा और सूर्य को दो युद्धरत संस्थाओं के रूप में चित्रित किया, जिनके बीच किसी प्रकार का संबंध था, लेकिन वह महत्वहीन था। पुस्तक को अपने हाथों में थामे विंसेंट ने महसूस किया कि उसकी दिव्यता उनके शरीर, मन और सहज ज्ञान पर छा गई है, और उन्होंने सोचा कि क्या यह उनके हृदय के प्रश्नों के उत्तर दे पाएगी। आंसू जमीन पर टपक रहे थे। विंसेंट सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो गई है और अब उसे क्या करना चाहिए। घने अंधेरे में खड़े उसने सोचा कि दुकानदार के शब्दों का अर्थ बदल गया है, और उसने अनुमान लगाया कि डार्क नाइट का मतलब दूसरा युग था, बिना प्रकाश और अग्नि का युग। लिन चट्टान पर खड़ा था। पुजारी को एहसास हुआ कि उसके सारे अनुमान गलत थे, और उसने सोचा कि उसके सामने शायद कोई अमर व्यक्ति खड़ा है जिसने उस समय को अपनी आंखों से देखा हो। लिन मुस्कुराया। विंसेंट को एहसास हुआ कि अगर वह उस पौराणिक युग से बच निकला और शायद इन किंवदंतियों का हिस्सा भी बन गया, तो वह अपने संगठन से भी ज्यादा समय से मौजूद है। जमीन पर आग की लपटों में घिरा एक विशालकाय पड़ा था। विंसेंट ने सोचा कि किताबों की दुकान का मालिक उस युग से गुजरा है, विशालकायों के लुप्त होने और उनकी मृत्यु से लेकर मानव जाति के उद्भव तक। एक पर्पल बालों वाली लड़की ने एक बैंगनी झंडा फहराया और लोग खुशी मनाने लगे। विंसेंट ने निश्चय किया कि इस व्यक्ति ने इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को स्वयं देखा है और सूर्य और चंद्रमा के बारे में पूरी सच्चाई जानता है। पुस्तक को हाथ में लेकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, और वह सब कुछ समझ गया। एक तेज रोशनी ने उस व्यक्ति को प्रकाशित कर दिया। विंसेंट को लगा कि उसकी बातें चर्च और उसके अनुयायियों का मजाक उड़ा रही हैं, जो सच्चे ईश्वर को नहीं देखते और एक खोखले खोल की पूजा करते हैं। और उसे एहसास हुआ कि उनके सार को पूरी तरह से समझने में उसे बहुत समय लगेगा। लिन कुर्सी के हत्थे पर झुक गया और उसे कहा कि वह शर्मिंदा ना हो। हाथ जोड़कर लिन ने समझाया कि इस पुस्तक में उसके अतिथि को उसके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और वह अपना रास्ता भी देखेगा।
और अगर उसमें पर्याप्त इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प नहीं है तो वह उसकी मदद करने का वादा किया। लिन ने आंखें सिकोड़ ली और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति ही असली पीड़ित है और जांच में भाग लेना या न लेना उसकी अपनी मर्जी है। वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। लिन ने सोचा कि अगर उसका मुवक्किल अपने हितों और सुरक्षा के लिए सदमे को अपने अंदर ही दबा ले तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। विंसेंट ने किताब देखी। लिन जी ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और उसने विंसेंट के भीतर के संघर्ष और उलझन को देखा। विंसेंट ने किताब को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। मुस्कुराते हुए लिन ने सोचा कि उसके दिल ने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया है और उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत है, और उसे एहसास हुआ कि कौन मार्गदर्शक बन सकता है। विंसेंट ने दांत पीसते हुए सोचा कि यह किताबों की दुकान का मालिक होना चाहिए। खिड़की के बाहर बिजली चमकी। उसकी रोशनी ने शहर की सड़कों को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक तेज रोशनी ने दुकान को रोशन कर दिया। विंसेंट को लगा कि यह उस रहस्यमयी प्राणी की योजना थी जिसने उसे यहाँ लाया था और बातचीत के दौरान उसके सारे ज्ञान को उलट-पुलट कर दिया था, और वह इस बात से हैरान था कि वह कितनी आसानी से भाग्य के धागों को बदल सकता है। विंसेंट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने निश्चय किया कि अमर ने स्वयं उसे किताब दी है और उसे अपना रास्ता खोजने के लिए कहा है। लिन ने उसे हाथ में लिया और मुस्कुराया। विंसेंट सोच में पड़ गया कि क्या वह सचमुच विकृत इतिहास को बदलना और व्यवस्था बहाल करना चाहता है। लिन आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। विंसेंट ने निष्कर्ष निकाला कि वे विशाल प्राणी वास्तव में भयानक थे। उसने कल्पना की कि कैसे गुलाब और गारगोयल ने अपना मुंह खोला और उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इनकार किया तो उन्हें मार दिया जाएगा, और पिछले सभी शब्द एक चेतावनी थे। अपनी मुट्ठी भींचते हुए विंसेंट को एहसास हुआ कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, और उसने निश्चय किया कि वह सचमुच जानना चाहता है कि इस सब के पीछे कौन है। विशाल मकड़ी उसके पास आई। वह सोच रहा था कि चर्च मती भ्रमकारी दवाइयां क्यों बांट रहा है। क्या उसका विश्वास वास्तव में सूर्य की राख है या कोई झूठा देवता जिसने सत्ता हथिया ली है। विंसेंट ने अपना मुंह खोला और महसूस किया कि सूर्य की पवित्र पुस्तक को स्वीकार करना सत्य के एक अंश को स्वीकार करने के समान है। अपनी छाती पर हाथ रखते हुए विंसेंट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से सहायता पाकर वह गौरवान्वित हैं, और कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा सत्य को जानना है। लिन मुस्कुराया और निश्चय किया कि ऐसा होना ही था। अपनी कुर्सी से उठते हुए लिन ने उत्तर दिया कि उसके हृदय ने यह रास्ता चुना है और यह अद्भुत है, और चेतावनी दी कि सत्य की खोज के लिए उसे स्वयं पर निर्भर रहना होगा। मेज की ओर चलते हुए लिन ने सोचा कि उसे उनके संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वह जांच में मदद नहीं कर सकता, पर वह अपने शख्स है और वह इस मामले को किसी अधिक प्रबुद्ध व्यक्ति पर छोड़ना चाहता था। वह कुर्सी पर बैठ गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई है जो कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लिन मुस्कुराया और अनुमान लगाया कि यह जानकारी चेरी के लिए बहुत उपयोगी होगी। लिन ने कल्पना की कि चेरी उसकी बाहों में कूद पड़ी है और उसने इस बच्ची से पूछने का वादा किया कि पवित्र चंद्रमा के सार के साथ क्या हो रहा है। विंसेंट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सोचा कि क्या यही वह लड़की है जो सचमुच सत्ता के शिखर पर पहुंच गई है। उसने उसे ध्रुइड्स की पृष्ठभूमि में चित्रित किया और उसे याद आया कि ऐश चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर पुजारियों का नियंत्रण था और उसे एक पंथ माना जाता था, और चर्च को उसके तेजी से बढ़ते कद और विवादास्पद मूल में दिलचस्पी थी। विंसेंट डर के मारे कांप उठा और सोचने लगा कि किताबों की दुकान की मालकिन ने उसे बच्ची कहा था, जिसका मतलब था कि वे इतने करीब थे कि एक दूसरे से मदद मांग सकते थे, भले ही वह उसकी कंपनी के अंदरूनी मामलों से जुड़ा हो। चेरी सिंहासन पर बैठ गई। अफवाहें फैल रही थीं कि उसकी असली उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी और वह इंसानों के दिलों को अपने वश में कर सकती थी। विंसेंट ने सोचा कि यह यूं ही नहीं था कि वह इतना महत्वपूर्ण पद हासिल कर पाई। लिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विंसेंट ने निष्कर्ष निकाला कि उनका अनुमान सही था और वह वास्तव में अमर थे। अपने होठों के कोनों को नीचे करते हुए विंसेंट ने सोचा कि यह थोड़ा खुश होने का एक अच्छा मौका है, और कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नेता बहुत अच्छी हैं। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और घोषणा की कि संगठन में उसकी नवीनतम उपलब्धियां वास्तव में प्रभावशाली हैं। लिन अजीब तरह से एक दूसरे को देखते रहे और चुप हो गए। शर्मिंदगी से आंखें बंद करते हुए विंसेंट को एहसास हुआ कि वह तारीफ और वाक्पटुता में उतना अच्छा नहीं है, और उसे याद आया कि वह अक्सर अपने सहकर्मियों की ओर मुड़ता था ताकि वे उसके लिए पल्लीवासियों से बात करें। लिन के मन में अंधेरा छा गया।
विंसेंट को एहसास हुआ कि वह बस यही दुआ कर सकता था कि उसे इन शब्दों के पीछे कोई स्वार्थी इरादे नजर न आए। एक अजीब सी मुस्कान के साथ लिन ने उसे बताया कि कैसे वह लड़की जब बहुत नासमझ बच्ची थी तब आंसू बहाती हुई उसके पास आई थी और उसे बहुत प्यारी और प्रतिभाशाली बताया था। लिन ने हाथ हिलाया और हंस दिया। विंसेंट को अंदाजा हुआ कि वह तारीफ करने में इतना बुरा नहीं है और उसने निष्कर्ष निकाला कि चेरी भी इसी दुकान से किताबें खरीदती है। विंसेंट ने आंखें सिकोड़ लीं और सोचा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि चुड़ैल रो रही है। इस समय चेरी ने खुद को नौकरानी की बाहों में फेंक दिया और अपने सिर पर चोट लगने की शिकायत की। नौकरानी ने दवा लेने और उसके बिस्तर पर तकिए रखने का वादा किया। लीन ने अपना मुंह चौड़ा किया और कहा कि वह उसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जांच करने के लिए कहेगा। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके ग्राहक से कहा कि वह सिगरेट पीने वाले दूसरे लोगों पर ध्यान दे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करे और प्रेरित से संपर्क करने की कोशिश करे ताकि उसे पता चल सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। विंसेंट ने नीचे देखा और पूछा कि क्या इससे वे डर जाएंगे। मुस्कुराते हुए लिन ने जवाब दिया कि सबसे जरूरी बात धूम्रपान छोड़ने के दुष्परिणामों से खुद को बचाना है और यह भी कि किसी और ने जरूर देखा होगा कि कुछ गड़बड़ है। विंसेंट पर अपनी परछाई मंडराते हुए लिन ने समझाया कि अगर वह ईमानदार रहा तो उन्हें शक नहीं होगा और वे उसका दिमाग बदलने की कोशिश करते रहेंगे, और कहा कि अगर वह हिचकिचाएगा और कुछ छिपाने की कोशिश करेगा तो वे जल्दी ही शक के घेरे में आ जाएंगे। विंसेंट ने सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया है। लिन ने मेज पर हाथ रखा और कहा कि काफी देर हो चुकी है। लिन ने हाथ उठाया और पूछा कि क्या उसका पड़ोसी उसे बात करेगा। उसने झुककर उससे कहा कि वह खुद पर भरोसा रखे ताकि उसे सही राह दिखाई दे। विंसेंट ने अपना पैसा मेज पर रख दिया। विंसेंट जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया और लिन ने उसे शुभकामनाएं दी। विंसेंट लड़खड़ाता हुआ सड़क पर चला गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और गहरी सांस ली। विंसेंट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे एक अजीब सी दहशत का एहसास हुआ। किताब को देखते हुए विंसेंट ने सोचा कि ये अब तक की उसकी सबसे रोमांचक भूत प्रेत भगाने की क्रिया थी और वह सोचने लगा कि वह इस बदकिस्मत कॉलिन को कैसे शांत कर सकता है। कोई सड़क पर चला आ रहा था। जिक्सू ने अपना मुंह चौड़ा करके पादरी को पुकारा। वह डर के मारे कांप उठा। पादरी ने दांत पीस लिए और सोचने लगा कि यह कौन है। एक काली आकृति उसके सामने छाताली प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग की लपटें उठी। एक लाल आभा ने जिक्सू को घेर लिया। विंसेंट ने खून की गंध और भयंकर ठंड को देखते हुए अनुमान लगाया कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई राक्षस स्तर का शिकारी या उससे भी ऊंचा स्तर का शिकारी था। उसके हाथों में एक किताब थी जिसके कवर पर एक पीली आंख बनी थी। यह सीन बिल्कुल पहले चैप्टर जैसा है। किसने देखा है कमेंट में बताओ। जिक्सू के सामने चैप्टर 1 में कौन था। दुकान के दरवाजे जोर से बंद हो गए। लिन ने हाथ फैलाकर सोचा कि दूसरों की मदद करना वाकई रोमांचक होता है और उसने अच्छे कामों से निवृत्त होने के कारण चाय पीने का फैसला किया। मून सिहर उठी जब लिन ने उसे छिपने से मना किया। मून ने कोने से झांका और पूछा कि क्या बॉस का गुस्सा कम हो गया है। वह तुरंत उसके पास दौड़ी। लिन ने जवाब दिया कि वह उससे नाराज नहीं है और उसे याद दिलाया कि उसने उसे चाय बनाने के लिए कहा था। मग हाथ में लेते हुए लिन ने देखा कि जब वे बातें कर रहे थे तब चाय ठंडी हो चुकी थी और वह इस बात से परेशान था कि ठंडी चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है। लिन ने अपना सिर घुमाया और मून से उसके लिए सबसे कीमती चाय बनाने को कहा। मून ने पूछा कि क्या बिना किसी खास मौके के इसे पीना ठीक रहेगा। मुस्कुराते हुए लिन ने कहा कि वर्तमान में जीना चाहिए और बताया कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मेहमान किसी भी समय उनके घर आ सकता है। मून ने भौहें चढ़ाई और कहा कि वह समझ गई है और उसने और चाय बनाने का वादा किया। मेज पर बैठे बैठे लिन ने सोचा कि आज मेहमान आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसने सोचा कि वह पादरी को पढ़ाने में अपनी मेहनत का इनाम तो देना चाहता है। एक आंख बंद करके लिन को एहसास हुआ कि उसे कुछ पीने की जरूरत है और उसने सुझाव दिया कि अब पादरी आराम कर सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं। इसी दौरान विंसेंट के मुंह से झाग निकलने लगा। उसके सामने एक भयानक आभा वाला आदमी खड़ा था। उसे सड़े हुए खून की गंध आ रही थी। खूनी राक्षस प्रकट हुआ। चांद की आंख की नजर में वह एक उबलती हुई भट्टी जैसी लग रही थी जिसके अंदर खून उबल रहा था। उसकी पूरी उपस्थिति एक ऐसी धमकी दे रही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। विंसेंट की आंखें चमक उठीं और उसे एहसास हुआ कि यह इंसानी रूप में एक जानवर है। दांत पीसते हुए विंसेंट ने चांद के सार के लक्षण फिर से प्रकट होते और बहुत मजबूत होते महसूस किए और खुद की तुलना एक शिकारी की नजर में शिकार से की। राक्षस ने उसे घेर लिया। विंसेंट को एहसास हुआ कि वह भयानक खतरे में था और सोचा कि अनगिनत आत्माओं वाला वह गार्गोयल भी इस आदमी जितना खतरनाक नहीं लग रहा था।
मूर्ति की आंखें चमक उठी। जेब में हाथ डालते हुए विंसेंट को बहुत चक्कर आया और उसने फैसला किया कि उसे जल्दी से शांत होने की जरूरत है। अचानक वह जगह पर जम गया। विंसेंट ने अपने कसाक की सभी जेबों में हाथ डाला। उसका शरीर दहशत से कांप उठा। उसने डर के मारे अपना मुंह खोला और पूछा कि उसका प्रतीक कहाँ है। इस समय लिन काउंटर के पीछे बैठा था। पदक मेज पर पड़ा था। विंसेंट एक पोखर में गिर गया और उसे एहसास हुआ कि अब और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसके सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा था। विंसेंट ने महसूस किया कि बिना किसी युद्ध के अनुभव और बिना किसी हथियार वाले नौसिखिए और एक पागल शिकारी के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। विंसेंट को याद आया कि कैसे दुकान में किताब में आग लग गई थी और उसने निश्चय किया कि यह और टोकन एक ही शक्ति स्रोत साझा करते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। किताब को सीने से लगाए पादरी को एहसास हुआ कि यही उसका एकमात्र मौका था और उसने चांद की ओर रुख किया। जिक्सु ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने को कहा। उसने अपना होड़ उतार दिया और कहा कि वह झगड़ा नहीं करने वाली है और वह बस नए ग्राहक के बारे में जानने को उत्सुक थी। जिक्सु मुस्कुराई और समझाया कि वे एक ही दुकान के ग्राहक हैं और उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि दुकान के मालिक को नाराज ना किया जाए। विंसेंट ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जिक्सु उसके पास से गुजरी। उसके पीछे हवा में अशुभ ऊर्जा का एक निशान तैर गया। अपनी ज्वलंत आंखों से जिक्सु ने विंसेंट की किताब को बुरा नहीं कहा और निष्कर्ष निकाला कि लिन उसे पसंद करता है। विंसेंट ने पीछे मुड़कर देखा और वह चुपचाप उसे देख रहा था। बारिश में खड़ा था। उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी का आभामंडल दिखाई दिया। विंसेंट ने अपनी नई किताब को देखा। एक पोखर में अपना प्रतिबिंब देखते हुए विंसेंट को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने और किताब के बीच संबंध महसूस कर सकता है। उसके मन में फ्रैंक और जोसेफ की छवि उभरी। सौभाग्य से ये एक गलत अलार्म था। विंसेंट ने इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि इस दुकान में शायद कई अन्य ग्राहक भी होंगे। उन्होंने डोरिस की कल्पना की, जिसके हाथ में आग थी, और उन्होंने तय किया कि उनमें शिकारी, जादूगर, शूरवीर और अन्य जातियों के प्रतिनिधि भी होंगे। किताब को अपने वस्त्र के नीचे रखते हुए विंसेंट को एहसास हुआ कि किताबों की दुकान के मालिक ने अपने हाथों में बहुत शक्ति संजो रखी है और उसने सोचा कि उसे अपने प्रतीक के लिए वापस नहीं जाना चाहिए ताकि खुद को अपमानित न करना पड़े। सीवर से हल्का धुआं उठ रहा था। उसने फैसला किया कि वह अगली बार पदक ले जाएगा, क्योंकि निकट भविष्य में कोई काम नहीं था और उसे उम्मीद थी कि वह आराम कर पाएगा। छतरी के नीचे चलते हुए जिक्सु को एहसास हुआ कि उसकी साथी को उस पुजारी से कुछ काम है और उसे याद आया कि उसे अभी मकड़ी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और उसके स्तर का व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता, कि पहली नजर में अच्छा प्रभाव डालना सबसे जरूरी है और जबरदस्ती दोस्त बनाने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है। उसने सोचा कि कैसे उसकी मुलाकात सड़क पर फ्रैंक से हुई थी और उसे एहसास हुआ कि किताबों की दुकान के मालिक की पसंद अजीब है, क्योंकि वह ऐसे लोगों से जुड़ता था जो मजबूत लोगों के सामने तुरंत ही स्तब्ध रह जाते थे। कुछ देर पहले विंसेंट उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। जिक्सु को एहसास हुआ कि वह भी कभी ऐसी ही थी, लेकिन लिन की मदद से वह बदल पाई और उसने अंदाजा लगाया कि वाइल्ड को भी पहली मुलाकात में कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। उसका शरीर सेहर उठा। जिक्सु समझ गई कि किसी नए व्यक्ति की मौजूदगी में एक बुजुर्ग जैसा महसूस करना कैसा होता है और उसने उम्मीद जताई कि वे दोनों मिलजुल कर रहेंगे। लोग किताबों की कतारों के बीच चल रहे थे। किताबों की दुकान के सभी ग्राहक बहुत अलग थे, लेकिन उनके बीच एक खास रिश्ता जरूर था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जिक्सु ने सोचा कि उन्हें किताबी दोस्त कहा जा सकता है और उसने अंदाजा लगाया कि यह सूक्ष्म रिश्ता आगे चलकर और भी गहरा होगा। अचानक जिक्सु रुक गया। उसके सामने दुकान का दरवाजा था। उसको याद आया कि जादुई दर्पण वाले अंडे वाली पूरी कहानी के बाद वह पहली बार यहाँ वापस आई थी। जिक्सु ने ऊपर देखा और महसूस किया कि वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसे अभी भी उससे मदद मांगने की जरूरत थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और आशा व्यक्त की कि उसकी उपस्थिति उसे बहुत परेशान नहीं करेगी। मून ने चायदानी मेज पर रख दी और कहा कि चाय तैयार है। लिन ने चाय में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा कि अच्छी चाय की सुगंध को सूंघना भी पहले से ही एक आनंद था। इस क्षण जिक्सु ने दरवाजा खोला और दुकान में प्रवेश किया। उसने अपनी छतरी नीचे की और कहा कि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था। लिन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चाय को दूर धकेल दिया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत समय हो गया, क्या आपने उधर ली दोनों बुक पढ़ ली, और अब की बार मुलाकात को लंबा समय भी नहीं हुआ। जिक्सु ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई।
मेज पर गर्मा गर्म चाय का एक मग रखा था और उसने मान लिया कि किताबों की दुकान की मालकिन को उसके आने का पहले से ही अंदाजा था। उसने आंखें बंद कर ली, माफी मांगी और सोचा कि उसने आने का सही समय चुना है। लिन मुस्कुराया, सहमत हुआ और सोचा कि इससे बेहतर पल और क्या हो सकता था। उन्हें किनारे से देखते हुए मून को एहसास हुआ कि यह एक महत्वपूर्ण अतिथि है और उसने तय किया कि उसके बॉस से यही उम्मीद की जानी चाहिए। जिक्सू ने किताबें मेज पर रख दी और कहा कि समय समाप्त हो गया है। उसने अपना हाथ उठाया और बताया कि उसे अभी भी ग्रंथों को पूरी तरह समझने में बहुत समय लगेगा और वह भविष्य में इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहती है। जिक्सू ने अपने बालों को ठीक किया और पूछा कि क्या वह उन्हें फिर से उधार ले सकती है। ड्रॉअर खोलते ही लिन ने इसकी पुष्टि की और खुद से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यापारी है जो नियमित ग्राहक नहीं चाहता। हाथ उठाकर उसने घोषणा की कि उसकी ग्राहक सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कहा कि अगर वो इन किताबों में निहित अर्थ समझ सके तो उसे प्राप्त ज्ञान भविष्य में उसके बहुत काम आएगा। जिक्सू ने सिर हिलाया और अपनी सीख याद रखने का वादा किया। उसने कार्ड पर हस्ताक्षर किए और निश्चय किया कि यह सच है, क्योंकि सतही समझ से भी उसकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई थी। अचानक जिक्सू ने ऊपर देखा। उसके सामने वाइल्ड और जोसेफ की छवि उभरी। उसको एहसास हुआ कि पहले वह विध्वंसक के स्तर का सपना भी नहीं देख सकती थी और अब उसके सामने दूसरे ऊंचे लक्ष्य थे। प्याला हाथ में लेकर जिक्सू को एहसास हुआ कि अगर वह इन किताबों को समझ गई तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह किस स्तर तक पहुंच पाएगी। और उसने महसूस किया कि इन विचारों से ही उसकी आत्मा आग की लपटों में घिर गई। जिक्सू ने एक ही घूंट में चाय पी ली, जिससे नायक चौंक गया। डर से कांपते लिन को याद आया कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल अलग ही स्तर का है, जो जुलाई के बीच में ठंडे नींबू पानी की तरह उबलता पानी पी रही है। और उसने सोचा कि इंस्टेंट नूडल्स खाने जैसा सरल कार्य भी शीघ्रता और सहजता से किया जा सकता है। मून ने उसे और चाय पिलाई। जिक्सू ने उसे एक मग दिया और कहा कि बॉस ने उसे खास उसके लिए यह चाय बनाने को कहा है। मून चली गई और लिन ने उसे जिक्सू से मिलवाया। आंखें तिरछी करके जिक्सू ने देखा कि वह एक बच्ची जैसी लग रही थी और ली के स्नेहपूर्ण अंदाज को देखते हुए उसने तय किया कि उनके बीच अच्छे संबंध है। मून के चारों ओर एक अशुभ आभा छा गई। जिक्सू को एहसास हुआ कि यह किसी आम इंसान की आभा नहीं थी और उसमें स्टील या प्लास्टिक की गंध आ रही थी। जिक्सू ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। मून ने अपनी भौहें उठाई और यंत्रवत स्वर में कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लिन ने शर्माते हुए आंखें बंद करते हुए बताया कि उसे अभी भी लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि किताबें ये सब नहीं सिखा सकती, और जिक्सू से कहा कि वह इसे नजरअंदाज कर दे। हाथ नीचे करते हुए लिन ने अनुमान लगाया कि जिक्सू यहां सिर्फ किताबें लौटाने से ज्यादा कुछ करने आया है और उसने कुछ और किताबें सुझाने का फैसला किया। जिक्सू ने भौहें चढ़ाई और उसे एहसास हुआ कि उसे उसके आने का मकसद पहले से ही पता था। उसने अपना हाथ अपने फर कोट की जेब में डाल लिया। उसने क्यूब को मेज पर रखा और उसे बताया कि वह खलनायक से बदला लेने में कामयाब रही है, लेकिन उसके सामने एक और समस्या है। जिक्सू ने घन पर हाथ रखा और अपने साथी से उसे खोलने को कहा। लिन मानो पत्थर बन गया और सोचने लगा कि सब कुछ ऐसा क्यों हुआ और क्या यह बक्सा उन्हीं मुसीबतों का नतीजा है। सुनहरा बक्सा चमकने लगा। लिन ने निष्कर्ष निकाला कि जिसने भी उसके मुवक्किल को ऐसा उपहार दिया है वह निश्चित रूप से गरीबी में नहीं है, और उसने मान लिया कि अंदर प्रेम की कोई निशानी या कोई तस्वीर है। उसके हाथ पर झुककर लिन को एहसास हुआ कि डिब्बा एक तिजोरी का काम कर रहा है, और उसने पूछा कि क्या यह सचमुच किसी व्यापारी ने छोड़ा है। उसने नाराजगी से आंखें सिकोड़ लीं और सोचा कि इतनी खूबसूरत चीज से तिजोरी बनाना उसकी बड़ी कमी है। जिक्सू ने आंखें चौड़ी की और यही देखकर कि उसकी दोस्त किसी बात से असंतुष्ट है, उसने सोचा कि क्या मुहर बहुत साधारण है। क्यूब के चारों ओर एक लाल धुंध छा गई। जिक्सू ने सोचा कि यह अनुरोध बहुत ज्यादा है और सोचा कि मुहर बहुत विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि हैरिस दूषित रक्त के मूल सूत्र को बहुत संजोए हुए था। जिक्सू ने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ा और देखा कि किताबों की दुकान के मालिक की नजर में सब कुछ अलग दिख रहा था। अपना हाथ उठाकर जिक्सू ने कहा कि इस चीज का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, और समझाया कि यह उस आदमी की विरासत है जो उसके और उसकी लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी छाती पर हाथ रखकर जिक्सू ने अपने साथी से मदद मांगी और उसके लिए
अपनी पूरी ताकत लगाने का वादा किया। लिन घबराकर मुस्कुराया और उसने विरासत शब्द पर ध्यान न देने का फैसला किया। लिन ने बंधे हुए आदमी को सामने पेश किया और अनुमान लगाया कि जिस बदमाश ने इतनी नीच महिला को धोखा देने की हिम्मत की, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, और जिक्सू ने शायद उसे कंक्रीट में लुढ़का दिया होगा। मून ने उसके लिए और चाय डाली। लिन ने सोचा कि कम से कम 2 मिनट उसके सामने खड़े रहना ही एक उपलब्धि है, और उम्मीद की कि गद्दार अपनी मौत से पहले पश्चाताप करेगा। क्यूब को छूते हुए लिन ने इसे एक दिलचस्प चीज बताया और कहा कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। लिन ने चालाकी से आंखें सिकोड़ते हुए समझाया कि उसने अब तक मेहमान की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। शर्म से लाल हो गई। उसने झुककर उसे माफी मांगी। लिन ने जवाब दिया कि सब ठीक है और उसे बस ज्यादा किताबें पढ़ने को कहा। जिक्सू ने निराशा से आंखें नीची कर ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें अज्ञानता भरी लग रही थीं, और उसने फैसला किया कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद उसे अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। बातचीत में उसका ध्यान बटाने के इरादे से लिन ने क्यूब को सहायक की ओर बढ़ाया और उसे थोड़ी देर तक पकड़े रहने को कहा। मून ने बक्सा अपने हाथों में ले लिया। लिन को आश्चर्य हुआ कि क्या जिक्सू का कोई और रिश्तेदार नहीं है, उसके पास कोई और भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने उससे मदद मांगी थी। लिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे याद आया कि पिछली बार जब वे मिले थे तो क्या हुआ था। रयान ने हाथ हिलाया और भाग गया। लिन ने अनुमान लगाया कि इस आदमी ने उसके विद्रोही कार्यों की रिपोर्ट करने का फैसला किया है। लिन ने अपनी दोस्त को पिंजरे में कैद होने की कल्पना की और महसूस किया कि उसे अपने पिता के साए में रहने के लिए मजबूर किया गया था, और वह अब जितनी आजाद थी उतनी नहीं थी। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि एक भरोसेमंद साथी के बिना ऐसी स्थिति में जीना वाकई मुश्किल है। लिन ने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या उसकी मेहमान ने लौटने के बाद से उसके पिता से बात की है। जिक्सू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे भी इस बारे में पता था। अपना हाथ सीने पर रखकर जिक्सू ने इसकी पुष्टि की और बताया कि उसके पिता अब भी उसे एक बच्ची की तरह देखते हैं और एक वयस्क की तरह उससे बात करने से इनकार करते हैं। मुस्कुराते हुए लिन ने उसकी बातों में गर्व महसूस किया और उसे बधाई दी। अपनी मुट्ठी भींचते हुए जिक्सू ने कहा कि वह उसे अपना पक्ष लेने के लिए राजी करने में कामयाब रही है, और बताया कि बोनान ने उसके साथ स्टोर से किताबें वितरित करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए समय निकालने का वादा किया था। लिन ने तनाव से अपनी भौहें उठाई और उसके गाल भींच गए। लिन कुछ देर तक उसी भाव के साथ बैठा रहा और आखिरकार उसने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे और लिन सदमे के कारण भूल गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अपने हाथ पकड़े हुए बोनॉन की कल्पना करते हुए लिन ने सोचा कि शहर का सबसे अमीर आदमी उसके साथ सहयोग क्यों करना चाहेगा, और उसने फैसला किया कि यह परेशानी भरा होगा क्योंकि वह पूर्ण साझेदारी के बजाय एक छोटे से निवेश की उम्मीद कर रहा था। आंखें सिकोड़ते हुए लिन ने सोचा कि वह कान से सुनकर देखेगा कि क्या होगा, और जवाब दिया कि वह समझ गया है। उसने हाथ उठाया और कहा कि उसके मुवक्किल को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस पर वह भरोसा कर सके और जो उसके लिए ऐसे अनुरोध कर सके। जिक्सू ने तनाव से अपने होंठ भींच लिए। लिन उसके हाथ पर झुक गया और जिक्सू को लगा कि वह भी उसे एक छोटी बच्ची की तरह देख रहा है, और सोच रहा था कि क्या यह मुहर सचमुच इतनी आसानी से खोली जा सकती है। मुट्ठी भींचते हुए जिक्सू को याद आया कि वह अपने परिवार के लिए काम करने वाले जादूगर की ओर रुख कर सकती है, लेकिन उसकी वफादारी संदिग्ध थी, और उसने निष्कर्ष निकाला कि हताशा ने उसे यहां आने पर मजबूर किया था। अचानक जिक्सू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। क्यूब चमकने लगा। मून के हाथों में तिजोरी खुल गई। उसमें से एक छोटा बेलन बाहर आया। मून ने डर के मारे अपनी भौहें उठाई और कहा कि यह एक दुर्घटना थी। वे दोनों उसे सदमे से देखते रहे और कमरे में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया। मून कांप उठी और बोली कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जिक्सू ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और सोचा कि क्या यह वाकई इतना आसान था। उसका चेहरा ठंडे पसीने से तर हो गया। डिब्बे से लाल खून बहने लगा। वह टपकता हुआ नीचे गिर रहा था, उबलते हुए गड्ढे में बदल गया। अचानक उसमें से एक विशालकाय राक्षस की खोपड़ी फट गई। जिक्सू ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख पड़ी क्योंकि खून उसकी ओर उछल रहा था। उसने अपने हाथ की ओर देखा और पूछा कि यह क्या है। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उस पर खून का कोई निशान नहीं था। किताबों की दुकान साफ थी। जिक्सू ने निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ एक भ्रम था। लिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, सोच रहा था कि अभी क्या हुआ था, और सोचा कि कैसे उसने मून को थोड़े समय के लिए ही डिब्बा दिया था, लेकिन वह उसे कुछ ही मिनटों में खोलने में कामयाब रही।
मून को हर समय चीजों को छूते हुए कल्पना करते हुए लिन को याद आया कि कैसे वह वास्तव में रोजमर्रा की चीजों के बारे में उत्सुक थी, और फैसला किया कि यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह अपनी असामान्य सीखने की क्षमता को देखते हुए इतनी जल्दी तिजोरी खोलने में कामयाब रही। मून ने चुपचाप खुले क्यूब को अपने हाथों में पकड़ लिया। लिन को एहसास हुआ कि यह वही था जो ग्राहक ने मांगा था, लेकिन उसने उसे वयस्क मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। उसकी ओर एक सख्त नजर डालते हुए लिन ने अनुमान लगाया कि बॉक्स के अंदर कुछ बहुत ही निजी हो सकता है, और फैसला किया कि उसे इस विषय पर मून से बात करनी होगी और उसकी ओर से माफी भी मांगनी होगी। मून ने बॉक्स को मेज पर रख दिया। उसने शर्माते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे मोड़ लिए और पीछे हट गई और समझाया कि वह बस इसे छूना चाहती थी। जिक्सू की आंखें बिल्ली की तरह चौड़ी हो गईं और उसने सोचा कि क्या वह सिर्फ एक स्पर्श से तिजोरी खोलने में कामयाब रही थी। क्यूब एक अनोखी पहेली थी। जिक्सू को लगा कि उस पर लगे चिन्ह ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे, और उसे एहसास हुआ कि स्नो व्हाइट जादूगर की मदद के बिना सभी चिन्हों को हटाना नामुमकिन था। जिक्सू ने सफेद लबादे में मून की कल्पना की और सोचा कि क्या यह सहायक, जो बहुत छोटी लग रही थी, वास्तव में एक शक्तिशाली श्वेत जादूगर हो सकता है। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए जिक्सू ने सोचा कि क्या इस दुकान का कर्मचारी साधारण हो सकता है, और उसने तय किया कि लीन से यही उम्मीद की जानी चाहिए। लीन ने डिब्बे को छुआ और उस बच्ची की अज्ञानता के लिए माफी मांगी। आंखें बंद करते हुए लीन ने समझाया कि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और अपनी प्रतिभा के बावजूद उसमें कई कमियां हैं, और उसे समाज में कैसे व्यवहार करना है यह सिखाने का वादा किया। मून ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। एक क्षण बाद उसने दृढ़ता से भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। क्यूब को देखते हुए जिक्सू को एहसास हुआ कि अगर उसने उसे खोलने की कोशिश की होती तो यह ज्यादा आसान होता, और उसे हैरानी हुई कि एक बच्चे की अनजाने स्पर्श ने उस डिब्बे से सारे चिन्ह हटा दिए थे जिसमें सावधानी से रखा गया असली फॉर्मूला था। जिक्सू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसे लगा कि क्या दुकान का मालिक खुद इस सहायक को प्रशिक्षित कर रहा है। उसके गाल पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई और जिक्सू ने मान लिया कि वह इतनी समझदार नहीं है कि उसे यह समझ सके। उसने लिन को लाशों के ढेर से घिरा हुआ कल्पना की, और उसे लगा कि पहली बार उसे जो आभास हुआ वही इस बच्चे की असली पहचान है। जिक्सू ने डर के मारे नीचे देखा। उसने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जिक्सू ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कहा कि सब ठीक है, और समझाया कि वह अपने साथी पर भरोसा करती है और उसका सम्मान करती है, इसलिए उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी, ये सोचकर कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह उस बदमाश के साथ उलझ गई, क्योंकि उसमें जरा भी सतर्कता नहीं थी। हाथ जोड़ते हुए लिन को याद आया कि वे सिर्फ 3 बार मिले थे, और उसने तय किया कि अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाय का प्याला सामने रखते हुए लिन ने कहा कि वह अक्सर खुद को याद दिलाता है कि दूसरे व्यक्ति की आत्मा एक अंधेरी जगह होती है, लेकिन असल में बहुत कम लोग इसे याद रखते हैं और उन्हें अपनी इस भूलने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिक्सू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और याद आया कि कैसे उसने उसे अपनी गलतियां न दोहराने और विश्वासघात से हुई भावनाओं को हमेशा याद रखने के लिए कहा था। मून डर से कांप उठी जब लिन ने उसे सजा देने का वादा किया और उसे सावधान रहने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहा। खुद को सफेद कंबल पर बैठे हुए कल्पना करते हुए जिक्सू ने फैसला किया कि किताबों की दुकान का मालिक उससे झूठ नहीं बोलेगा, और सोचा कि उसे उससे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली और उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी आंखें चमक उठी। लिन ने ऊपर देखा। जिक्सू को एहसास हुआ कि मजबूत लोगों का वास्तव में हर चीज पर एक खास नजरिया होता है, और उसकी साथी ने डिब्बे के अंदर की चीजों पर एक नजर भी नहीं डाली। अशुभ तिजोरी के सामने खड़े होकर जिक्सू ने फैसला किया कि उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मूल सूत्र था, और यह मान लिया कि इन जैसे महान लोगों को इससे पहले कई बार सामना करना पड़ा होगा। जिक्सू ने तिजोरी उठा ली। उसने सिलेंडर उठाया जिसके नीचे लाल रंग के तरल की एक शीशी पड़ी थी। जिक्सू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसे एहसास हुआ कि यह दूषित रक्त का मूल सूत्र था जिसमें सपनों के जानवर की शक्ति थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विशालकाय भेड़िए ने अपना मुंह चौड़ा किया और दहाड़ा। जिक्सू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। काउंटर के सामने खड़े होकर उसने सहज ज्ञान से अपने खून को खौलता हुआ महसूस किया और फैसला किया कि यह तथ्य कि यह क्यूब सफेद भेड़िए से आया है, यह साबित करता है कि यह असली सूत्र था।
अपने साथियों का परिचय देते हुए जिक्सू को एहसास हुआ कि इस सूत्र के होने का मतलब है कि व्हाइट वुल्फ संगठन पूरी तरह से नष्ट हो गया है और वह अपना समूह बना सकती है, और निष्कर्ष निकाला कि अब से वे ही सत्य हैं। मून ने किताब बॉस को सौंप दी। जिक्सू तिजोरी की ओर झुकी और उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने तकिए के नीचे से एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई और पढ़ा कि ये 2 गुप्त पत्र थे जो हेलिक्स को संबोधित थे। जिक्सू पीछे हट गई और सोचा कि इन्हें खोलना ना समझी होगी। वहीं ठिठक कर उसने सुझाव दिया कि यह एक जाल हो सकता है और इन लिफाफों पर मुहरें भी हो सकती हैं, और उसे एहसास हुआ कि श्वेत जादूगर के चिन्ह उन्हें देखने वालों के मन और आत्मा को प्रभावित करने में सक्षम थे। डिब्बा मेज पर रखते हुए जिक्सू ने फैसला किया कि इन पत्रों की सामग्री मूल सूत्र जितनी ही महत्वपूर्ण थी, और सोचा कि संस्थापक के दृष्टिकोण से केवल सूत्र का ही इतना महत्व कैसे था। उसका हाथ कांप रहा था। जिक्सू सोच रही थी कि ये अक्षर क्यों जलाए नहीं गए, बल्कि यहाँ छिपाए गए हैं। विशाल नेत्र में उसकी आकृति उभर आई। जिक्सू को आश्चर्य हुआ कि क्या ये अक्षर मूल सूत्र का स्रोत हो सकते हैं। जिक्सू ने अपने होंठ चाटे, लेकिन उसकी आंखों में झलक रहा था। कमरे में एक अशुभ आभा छा गई। काउंटर के सामने खड़े जिक्सू ने देखा कि वे दोनों शांति से किताब पढ़ रहे थे और उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसका मतलब था कि वे अब सुरक्षित हैं। और उसने मान लिया कि यह उसकी मौन सहमति थी कि वह ये लेटर खोले। जिक्सू ने मुहर फाड़ दी और सोचा कि वह अपनी सहेली को निराश नहीं कर सकती, जिसने उससे इतनी उम्मीदें लगाई थीं। उसने पत्रों को देखा और महसूस किया कि वे 30 साल के अंतराल पर एक ही जगह से एक ही व्यक्ति को भेजे गए थे। जिक्सू ने हेलिक्स का परिचय कराया, जो अभी अभी शिकारी बना था, और 30 साल बाद सफेद भेड़िए के सरदार का उनके सामने एक राक्षसी तलवार जल रही थी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।